बताओ क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़े हो? डेफिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड सुनील, व्हाट इज एप्टीट्यूड? नया डेफिनेशन क्या दे रहे हो? ओवरऑल नॉलेज मतलब ये हमारा स्ट्रेंथ दिखता है कि हम कितना जल्दी चीज़ों को हम एक्वायर कर लेते हैं, ये होता है एप्टीट्यूड, है कि नहीं है? इट इज़ आवर पोटेंशियल इन विच वी कैन गेट और वी कैन acquire knowledge or other skills which are very essential for our career or for our other reasons. यही एप्टीट्यूड है। IQ is not equal to aptitude, क्योंकि IQ रिफ्लेक्ट्स ओनली नॉलेज पार्ट, यानी कि ब्रेन पार्ट है ना, ब्रेन से रिलेटेड हो, बट बट एप्टीट्यूड ऑल्सो डील्स विथ योर फिजिकल थिंग। वो फिजिकल भी है, मेंटल भी है, दोनों ही कवर करता है, अनलाइक योर एटीट्यूड। एटीट्यूड में हम केवल मेंटल का बात करते हैं, क्योंकि हम माइंड से इवेल्युएट करते हैं, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, आइदर पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल और मिक्स्ड। समझ रहे हो ना? तो ये बेसिक डिफरेंस समझना होगा। हाँ, उसके बाद हम लोग लास्ट क्या कर रहे थे बताओ तो? लास्ट एलिमेंट क्लास का, हाँ, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज और एथिकल कंसर्न। करेक्ट। कंसर्न क्या क्या है सिविल सर्विस में? तो कंसर्न हमने देखा है कि करप्शन इज द बिगेस्ट कंसर्न इन ब्यूरोक्रेसी, है कि नहीं है? उसके लिए हम देखेंगे आज, मेजर सब देखेंगे, रिफॉर्म सब देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग पूरा रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक बार फिर से टॉपिक दोहरा लो, सिलेबस क्या है एक बार फिर से, सिलेबस रोज ही पढ़ो। सिलेबस क्या है देखो जल्दी से। ओके फाइन, तो समझ गए ना सिलेबस क्या है, कि ये पूरी तरीके से सिविल सर्विस को डील करता है, और जो नेसेसरी तुम्हारा जो वैल्यूज़ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक सिविल सर्वेंट के लिए। तो आज हम लोग जानेंगे थ्रू आउट आवर कंट्री, थ्रू आउट द जर्नी ऑफ दिस कंट्री, कि क्या क्या बीच बीच में रिकमेंडेशन दिया गया है। ऐसे तो किताब, ढेर सारा किताब मिल जाएगा तुमको, वहाँ से उठा सकते हो। कुछ कुछ पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारा कमेटी बना, जैसे कि एक संतानम कमेटी बना, जो जानते हो तुम लोग, 1964 में रिपोर्ट इसने प्रेजेंट किया, और ये लाल बहादुर शास्त्री बनाए थे इस कमेटी को। तो इस कमेटी में यही कहा गया कि देखिए, ये बड़ा मुश्किल है कि लोगों को अल्ट्रिज्म और एम्पैथी और सिंपैथी ये हम सिविल सर्वेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि तब तक बहुत लेट हो चुका है। क्योंकि जानते हैं सिविल सर्वेंट में हम उम्मीद करते हैं कि उन लोग के अंदर सिंपैथी और एम्पैथी का भावना हो, हाँ, और डाउन टोडन सेक्शन के लिए वो काम करें, पर हो क्या रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या मेजर्स है? इसके लिए यही मेजर्स है कि एट द अर्ली एज, बचपन से ही सबको मोरल वैल्यूज और इथिकल वैल्यूज के बारे में पढ़ाओ, एज पर संतानम कमेटी। समझ गए हो ना? तो इसलिए उसके बाद वर्ल्ड हमारे भारत में डिबेट हुआ, और हम मोरल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट देखते हैं। जरूरी है अर्ली स्टेज से ही मोरल वैल्यूज ये सब सिखाना। ये सनातन कमेटी, संतानम कमेटी का रिकमेंडेशन है। उसके बाद हम देखेंगे 5th सेंट्रल पे कमीशन। ये तुम्हारा 1996 से लेके 2006 तक लागू हुआ था। इस 10 साल में कहा गया कि देखिए, हम मानते हैं कि इंडियन सिविल सर्वेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट, क्योंकि ये बहुत कम इनपुट के साथ बहुत ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत क्विक टाइम में काम कर जाते हैं। अप्रिशिएट करते हैं हम ब्यूरोक्रेसी को, देखो इस रिपोर्ट में कहा गया था। परंतु ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारा प्रॉब्लम है, और उसका रिकमेंडेशन बहुत कुछ दिया था। इसमें क्या था? इंटीग्रिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट के लिए। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? सुपर ऑनेस्ट, समझे ना? सुपर ऑनेस्ट होना, और मॉरल वैल्यूज को पूरी तरीके से अपहोल्ड करके चलना, और बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ का, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। बोलते हैं ना, इंटीग्रिटी जननी है बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए, बाकी सभी एथिकल इश्यूज़ के लिए, एथिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो इंटीग्रिटी 100% होना चाहिए एज पर योर 5th सेंट्रल पे कमीशन।
इसमें कहा गया है कि पब्लिक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए। अभी जैसे देखते हो डीएम को देखते हो, एसपी को देखते हो, डर जाता है लोग सब। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा कम्युनिटी पुलिसिंग टाइप का होना चाहिए, जिसपे मैं हर समय बोलता हूँ गुप्तेश्वर पांडे बहुत अच्छा काम किए थे। करेक्ट। उसके बाद देखो, यस देयर मस्ट बी अ पॉलिसी फॉर द ट्रांसफर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स को जो ट्रांसफर किया जाता है ना, उसके लिए एक पॉलिसी होना चाहिए। ये मतलब ऐसा आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। अब कल ही हम बता रहे थे कि 2 महीना तो लगेगा उसको समझने में, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तो उसको समझने में लगेगा उस जगह का। अब वो उस समय जो समझ रहा है उसी समय उसका ट्रांसफ़र कर दोगे, आर्बिट्री ट्रांसफ़र कर दोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इस कमीशन में भी इस चीज़ को एड्रेस किया गया है, समझ रहे हो ना। उसके बाद देखो, उसके बाद भी बहुत सारे कमीशंस आए हैं। उसके बाद तुम्हारा पीसी होटा कमेटी रिपोर्ट 2004 में, इसमें ही बोला गया कि देखिए एप्टीट्यूड और लीडरशिप टेस्ट, मैं एक बार बता देता हूँ, एक बार लिखा दूंगा सबको कंबाइन करके, ठीक है, सुनते जाओ। एप्टीट्यूड टेस्ट और लीडरशिप टेस्ट दोनों होना चाहिए। तो थैंक्स, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, लागू हो गया। हम जानते हैं, कल बताए थे 2010 के बाद लागू हो गया, 11 में लागू हो गया, करेक्ट। तो ये होटा कमेटी में भी यही कहा गया कि देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है एक सिविल एस्पिरेंट के लिए, जो कि सिविल सर्वेंट बनेगा आने वाले समय में। और ऑन सिमिलर लाइन लीडरशिप टेस्ट भी होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम पास करके चल जाओ तो तुम्हारे अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटी है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो तब महीना की तरह रटा और पास कर गया, हाँ, तो तब महीना की तरह रटने में भी मेहनत लगता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर तो लीडर नहीं हो सकते हो। जरूरी नहीं कि तुम लीडर हो। लीडर का मतलब होता है फ्रंट पे लीड करने वाला होता है लीडर का डेफिनेशन कुछ और होता है, जो लगता है तुम लोग होगा ऐसा कुछ नहीं है। लीड मतलब होता है वो पहला लीड करेगा, वो देखेगा नहीं कि पीछे क्या है, वो सबसे आगे फ्रंट पे बात करेगा। जैसे सुमन टाइप का लोग सब है, वो भले ही पढ़ा लिखा नहीं हो, लीड करने वाला लड़का लोग है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और कई लोग तो इनवॉल्व लीडर होते हैं और कई लोग पढ़ लिख के लीडर बन जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो इसमें कहा गया कि देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना जरूरी है, लीडरशिप टेस्ट होना भी जरूरी है, नंबर 1, समझ गए ना। नंबर 2 क्या कि यदि कोई अनसुइटेबल कैंडिडेट्स है तो कोई बात नहीं, पास करके आया है, ट्रेनिंग पीरियड में यदि अनसुइटेबल लगता है उसको हटा दो, जरूरी नहीं कि उसको रखो, हटा दो उसको, जरूरी है हटाना भी। कितना तुम, ताकि ये तो बहुत ही हाईली रेस्पेक्टेबल जॉब है ना। जब हाईली रेस्पेक्टेबल जॉब है और हाईली रिस्पॉन्सिबल जॉब है तो उस समय तो सॉफ्ट कॉर्नर करके नहीं होगा कि इतना मेहनत करके आया। अरे भाई, तुम मेहनत अपने जगह पे किया है। तुम यदि फिट नहीं बैठता उस एग्जाम के लिए, तुम फिट नहीं बैठता उस सर्विस के लिए, तो तुमको रखने का मतलब क्या बनता है फिर? सरकार का नुकसान ही है एक करप्ट ब्यूरोक्रेट को रखने में, और इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेट को रखने में तो नुकसान ही है ना। तो तुम्हारे ट्रेनिंग के टाइम में भी उसको छांटा जा सकता है, निकाला जा सकता है। मतलब ऐसा रिपोर्ट है, रिपोर्ट कहता है, मैं उसको लागू करना बड़ा मुश्किल चीज़ है। लागू करोगे तो ह्यू एंड क्राइम मच जाता है। बोलते इतना मेहनत करवाते हो, 18 घंटा पढ़वाते हो, उसके बाद कहते हो कि ट्रेनिंग में निकाल दोगे, क्या बात है? डिमोटिवेट कर जाएगा लोग सब। मगर हाँ, रिकमेंडेशन तो आ रहा है कि यहाँ रेक्टिफाई करना होगा। दूसरा देखो, बोला कि 15 साल का रिव्यू होना चाहिए। यही कमेटी में कहता है 15 साल का रिव्यू होना चाहिए कि जब सर्विस ज्वाइन किए तो 15 ईयर्स में क्या रहा। यदि बहुत अच्छा काम नहीं किए तो निकाल दो। तो 15 ईयर्स का असेसमेंट होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि कितना हम सही है, कितना हम सही नहीं है। ठीक है, ये भी अच्छा इंटीग्रेशन, ये भी अच्छा रिकमेंडेशन माना जाएगा। और इसमें कहा गया है ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सिविल सर्विस लोग को ना, सिविल सर्वेंट लोग को किसी चीज़ से बचाना होगा। फर्स्ट तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो तुम्हारा सुपेरियर्स जो ऊपर हायरार्की में बैठे रहते हैं, वो खुद डोमिनेट करते हैं छोटे वाले सिविल सर्वेंट को, तो उसको बचाना होगा। नंबर 1, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कल बताए थे कि बार बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, पॉलिटिकल मास्टर्स लोग बैठे रहते हैं, वो भी इंटरफेयर करते हैं, उसको भी बचाना होगा। बिजनेस इंटरेस्ट भी होता है बहुत सारा। बिजनेस मतलब क्या कि हमारा फाइल साइन करवा दीजिए, ये वो, तो करप्ट प्रैक्टिसेस के वजह से। और 4th वन इज योर वेस्टेड इंटरेस्ट, अपना ही खुद का इंटरेस्ट। हमारा घर का आदमी आया, उसको हम पहले कर दिए, या फिर एक फाइल साइन हुआ तो हमारे जगह पे वो फायदा होगा। अब तुम खुद सोचो कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बलिया से आते हैं, मैं बलिया का विकास नहीं हुआ, मैं दूसरे कंट्री का जगह का विकास हो गया। तो इस लेवल का कंट्री मैन होना चाहिए ना पीएम, कि वो अपना केवल बलिया का ही नहीं सोचते, पूरा भारत का सोचते हैं। तो वो तो एक इंटीग्रिटी का मुहूर्त है चंद्रशेखर सिंह। बहुत कम लोग जानता है चंद्रशेखर के बारे में, मगर वो एब्सोल्यूट पीएम थे वो भारत के लिए। मतलब नैतिक कहते हैं ना जिसको, एथिकल प्राइम मिनिस्टर में रैंक 1 आना चाहिए चंद्रशेखर का। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीखना चाहिए हमें उन लोग से।
और उसके बाद भी और भी रिकमेंडेशन आया है, तो मैं एक लिखा देता हूँ सभी चीज़, ठीक है ना। तो आज यही समझोगे कि क्या क्या रिकमेंडेशन अलग अलग कमेटी का आया है, उसके बाद फिर बाद में उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। राइट डाउन। रिकमेंडेशन फॉर सिविल सर्विस, फुल लिख लो, ठीक है। फॉर सिविल सर्विस, नंबर 1 संतानम कमेटी 1964। इसका हिस्ट्री मैंने हल्का सा बताया है। 62 में बनाया गया था लाल बहादुर शास्त्री के अंतर, और इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स दिया। इसने कहा कि देखिए वैल्यूज, जैसे कि एग्जाम्पल सिंपैथी, अल्ट्रिज्म। अल्ट्रिज्म याद है सुनील, क्या है? हाँ, जिस चीज़ को करने में मजा है, बिल्कुल समझ गए ना। ये सब चीज़ को क्या करना चाहिए, किसके लिए? डाउन ट्रोडन सेक्शन के लिए, डाउन ट्रोडन सेक्शन के लिए लिख लो, या पोर पीपल के लिए होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। ये करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हम बाद के पीरियड में करना मुश्किल है, इसलिए ना इसको अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ही इस वैल्यूज़ को बढ़ाना चाहिए, इस वैल्यूज़ को इंक्रीज करना चाहिए, सब्जेक्ट बना के, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, ताकि जो सिविल सर्वेंट आएगा तो कैसे करोगे, वही स्कूल से, फैमिली से, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है, ये डिफ़िकल्ट है तुम्हारा लेटर एज में, लेटर एज में वैल्यू डिफ़िकल्ट है, इसलिए अर्ली स्टेज में ही स्कूल, फैमिली, इंस्टीट्यूशन से करना होगा। उसके बाद हम थोड़ा दूसरा बात कर लेते हैं। 5th सेंट्रल पे कमीशन, ठीक है, 1996 से लेके 2006। ये कहते हैं कि देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को बढ़ाइए, ठीक है, इंटीग्रिटी को बढ़ाइए, इंटीग्रिटी शुड इंक्रीज, करेक्ट। पब्लिक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, कि पीपल को दिक्कत ना हो अपना कंप्लेन लिखाने में। पॉलिसी फॉर ट्रांसफ़र के लिए पॉलिसी हो, गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी अच्छे से मेंटेन हो। गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी अच्छे से मेंटेन होगा तो ऑटोमेटिकली ब्यूरोक्रेसी में नज़र आएगा वो चीज़, है ना, है कि नहीं है? क्योंकि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी इज इक्वल टू योर ब्यूरोक्रेसी वर्क। उसके बाद हम बात करते हैं पीसी होटा कमेटी। देखो इसको कोट करके लिखोगे ना तो एग्जाम में बहुत नंबर मिलेगा, आंसर रिलेवेंट हो। ये भी एक रेफरेंस, पीसी होटा कमेटी रिपोर्ट 2004। इसके अंदर क्या बोला गया कि एप्टीट्यूड एंड लीडरशिप टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, शुड बी देयर, ये बिल्कुल होना चाहिए। अनसुइटेबल कैंडिडेट्स जो है उसको रिमूव करो ट्रेनिंग टाइम में, ट्रेनिंग पीरियड में, उसको रखने की ज़रूरत नहीं है उसको। और यदि मैं बात करूं तुम लोग से, एक परफॉर्मेंस रिव्यू भी होना चाहिए, परफॉर्मेंस रिव्यू आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल में परफॉर्मेंस रिव्यू भी होना चाहिए। इट इज़ ऑल अबाउट पीसी होटा कमेटी। एक और मैं बता देता हूँ, ये कहते हैं
कि सिविल सर्विस को बचाना जरूरी है, सिविल सर्विस को प्रोटेक्शन करना जरूरी है। लिख लेना अपने भाषा में, सिविल सर्विस का प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट योर एडमिनिस्ट्रेटिव सुपेरियर्स, जो ऊपर में बैठे हुए हैं। अब मान लो कि कोई नीचे वाला लेवल का आदमी बहुत अच्छा काम करना चाह रहा है, करप्शन को रिमूव करना चाह रहा है, मैं ऊपर वाला पकड़ के रखा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपेरियर से बचाना होगा सिविल सर्वेंट को, नीचे वाले सिविल सर्वेंट को। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से बचाना होगा, यानी कि बहुत न्यूट्रल बनाना होगा। थर्ड वन इज योर वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब क्या? अपना इंटरेस्ट। ये सभी चीज़ से बचाना होगा। अब एक है और भी बहुत सारे अदर रिकमेंडेशन लिख देता हूँ, क्योंकि अब ये जो है ना, ये बहुत बड़ा ब्रैकेट है, इसमें बहुत सारे कमिटी का है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा देता हूँ अदर रिकमेंडेशंस, बहुत सारे कमिटी का। तो इसमें कहा गया कि यस, रूल ऑफ लॉ सबसे फर्स्ट होना चाहिए, समझ गए ना। रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, ये करना चाहिए। आउटमोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आउटमोस्ट इम्पार्शलिटी होना चाहिए, समझ रहे हो ना, यानी कि थोड़ा सा भी लाग लपेट नहीं, थोड़ा सा भी फेवरेटिज्म नहीं। टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी, टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी, क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। बी एसेसेबल टू पीपल, आदमी को आसानी से मिल सके, सिविल सर्वेंट लोग, एसेसेबल टू पर्सन, पीपल, समझ गए ना। और भी बहुत सारा चीज है, एसेट्रा कर दो, उतना नहीं लिखा सकते हैं। हाँ, एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर द वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस, वो मैं लिखा देता हूँ तुम लोग को, इसको लिख लो तेजी से। टाइम बाउंड डिलीवरी सर्विस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ तो। समय भी दिया गया, आप कोविड का सामान दिया गया ऊपर, पता चला कि कोविड खत्म होने के बाद दे रहे हो, क्या फ़ायदा होगा फिर? जो पीरियड दिया जाएगा उस पीरियड के हिसाब से सर्विस डिलीवर करोगे ना। क्योंकि जानते हैं हम ब्यूरोक्रेसी भी बहुत सारा प्रॉब्लम को लेके घिरा हुआ है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल रेड टैपिज्म, फाइल ऊपर से नीचे होते रहता है, रेड टैपिज्म कहते हैं उसको। ये भी बहुत बड़ा समस्या है। यदि फाइल बहुत घूमेगा सिस्टम में तो फिर काम कब होगा? एक तो जानते हो कि जुडिशरी में कितना फाइल घूमता है ना, बहुत प्रॉब्लम है इस चीज को लेके। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी जिसको कहा जाएगा वो है तुम्हारा पब्लिक सर्विस बिल ड्राफ्ट 2006। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डिटेल में लिखाऊंगा। पब्लिक सर्विस बिल ड्राफ्ट 2006, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। किस चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा? वैल्यूज फॉर पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस में किस तरह का वैल्यूज होना चाहिए, समझिए किस तरह का वैल्यूज होना चाहिए। तो देखो, इस बिल के हिसाब से कहा जाता है कि यस, यू हैव टू बी ट्रू एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही तुम्हारा गीता है, तुम्हारा कुरान है, समझे ना, तुम्हारा बाइबल है। एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन,
हम संविधान का शपथ लेते हैं, सिविल सर्वेंट बनोगे तो शपथ लोगे, ठीक है ना। अब संविधान का शपथ लेने का मतलब क्या हुआ बताओ जरा। हम डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करेंगे, हम लिबर्टी को देखेंगे, हम इक्वालिटी को देखेंगे, हम फ्रेटर्निटी को देखेंगे, हम जस्टिस को देखेंगे, हम सोशलिज्म को देखेंगे। कल बताए थे कि नहीं बताए थे सभी चीज कल के क्लास में। ये ट्रू एलिजियंस होना। उसके बाद है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है, यस विल फंक्शन इन ए पॉलिटिकल मैनर, यानी कि हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से नहीं घबराएंगे, हम ए पॉलिटिकल मैनर में काम करेंगे, यानी कि पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेगा, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेंगे। आज मोदी जी हैं तो ये नहीं कि मोदी जी के फॉर्म में काम करेंगे, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, बता देता हूँ मैं प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या थ्योरी में भी गलत लिखना शुरू कर देगा। ये कंट्री जो है, हम क्या है डेमोक्रेसी को लागू करते हैं तो नीचे प्रॉब्लम्स भी तो है ना, वो प्रॉब्लम के साथ मिक्स्ड होता है तो दूसरा डेमोक्रेसी बन जाता है। उसको हम बोलते हैं कि फंक्शनल डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी जो कॉपी में पेज में जो जितना बढ़िया लगता है उतना हकीकत में तो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल चीज़ है। जितना कंट्री समृद्ध होते चला जाता है उतना ट्रू फॉर्म दिखता है हमें। जैसे देखो कनाडा, सब देखो बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को कैरी करता है। यूके देखो, है ना, पार्टी गेट स्कैंडल, वो ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करता है तभी ना न्यूज़ बन जाता है वहाँ पे। यहाँ पे भी तो नेता लोग बहुत गलत गलत काम करते हैं तो कहाँ न्यूज़ बनता है। वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर प्रपोज करता है पार्लियामेंट में कोई बिल, वो बिल भी खत्म हो सकता है। भारत में ऐसा कहाँ है, भारत में हो गया तो हो गया, फर्क तो पड़ता है ना जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो डेवलप्ड कंट्री है और डेमोक्रेसी को कोशिश कर रहा है कि जिस हिसाब से किताब में मिलता है उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करे। हमारा जो कंट्री है, हमारा कंट्री स्पेशली डेवलपिंग कंट्री, ऐसा बहुत सारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, साउथ अफ्रीका है, करेक्ट, और भी बहुत सारे कंट्री है, बांग्लादेश हो गया। हम कितना भी कोशिश करेंगे फिर भी फंक्शनल एरर होगा ही होगा उसमें। हमारा फिर भी कोशिश होना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स का, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी का, कि ए पॉलिटिकल मैनर में काम करे। अब ए पॉलिटिकल मैनर में क्यों कह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो कि अभी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हाँ, उत्तराखंड और गोवा में इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेट निकालता है। तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी है, एक कमिश्नर है सबसे ऊपर लेवल पे, फिर 3 तुम्हारा है ना कोमलपड़ी हो इलेक्शनर्स, पहले चीफ इलेक्शनर, उसके नीचे 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अब इन लोगों को भी अब पॉलिटिकल मैनर में फेज वाइज इलेक्शन कराना होता है। भाई यहाँ पे ये लोग भी इंटरफेयर कर दे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये भी तो ब्यूरोक्रेसी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा आईएएस ही भरा रहता है उसमें, समझ रहे हो ना। तो ये पब्लिक सर्विस ड्राफ्ट बिल 2006 में यही चीज़ कहा गया कि क्या क्या वैल्यूज पब्लिक सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि वो संविधान को कंठस्थ कर दे, संविधान का एक एक चीज़ बात मान के चले। वो तो संविधान का एक एक चीज़ बात मान के चलेगा तो सोशलिज्म, सेकुलरिज्म सभी चीज़ दिमाग में लेके चलेगा वो, है ना, कोई गलत चीज़ नहीं सोचेगा। दूसरा क्या है कि ए पॉलिटिकल मैनर में कहे, यानी कि पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना, कि किसी को फेवर नहीं करना, समझ गए ना। हाँ, पूरी तरीके से इंटीग्रिटी को लेके चलना, लिख लो, ये शब्द बार बार रिपीट होगा, इंटीग्रिटी को लेके चलना। एंड जस्ट मैनर, यानी कि पूरा जस्टिस अप्रोच होना चाहिए, जस्ट मैनर। उसके बाद यस हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, कोई लाग लपेट नहीं, क्वालिटी सर्विस होना चाहिए। इस तरह का वैल्यूज को लेके चलना होगा सिविल सर्वेंट को। बी अकाउंटेबल विथ योर डिसीजन, अकाउंटेबल फॉर डिसीजन। जो भी हम डिसीजन लिए हैं उसके लिए हम अकाउंटेबिलिटी हमें मेंटेन करना होगा। अब सिविल सर्वेंट भी भगवान थोड़ी है। हाँ, हम कुछ दिन पहले देखते हैं कि बेगूसराय के डीएम ने जो फैसला लिया था उसको पटना हाई कोर्ट ने बोला ना कि इसमें लॉ का मिसिंग है। अभिषेक तुम बता रहे थे शायद, तो फिर अकाउंटेबिलिटी चेक हुआ पटना हाई कोर्ट में। अब जो ही नहीं कि हर कोई आदमी हर कुछ जानता ही है, ऐसा जो ही नहीं है, दुनिया ओपन एंडेड है जी, बहुत कुछ है लोग नहीं जानेगा, बिल्कुल नहीं जानना भी चाहिए। कहाँ कितना चीज़ जानोगे, एक जज को भी बहुत पढ़ना पड़ता है एक नया चीज़ जानने के लिए फिर से,
वो तो होगा ही होगा। इससे यस अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। अब नेक्स्ट टाइम जब कोई डिसीजन लेंगे हमारे साहब डीएम साहब, तो सोचेंगे कि यस कोई लॉ का एरर भी हो सकता है क्या। और ऐसे भी डीएम तो एक्सपर्ट नहीं है जुडिशरी का। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन का किताब पढ़ लोगे तो तुम कहोगे कि हम एक्सपर्ट हो गए, तो गलत बात होगा ना, है कि नहीं। जुडिशरी एक्सपर्ट हुआ ना लॉ का। डीएम क्या हुआ, डीएम जितना भी नॉलेज है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज है। अब डीएम ही चाहेगा कि हम जुडिशरी का रोल प्ले कर ले, यद्यपि उसको मिलता है करने के लिए। मुझे जो जज का जो फैसला होगा, डीएम का जो फैसला होगा, दोनों में बहुत अंतर होगा। समझ रहे हो ना। यस, पब्लिक मनी को ना, जो पब्लिक मनी जो मिलता है पब्लिक सर्वेंट को, उसको बहुत अच्छे से केयर से खर्च करें, बहुत ही केयर से खर्च करें और बहुत ही इकोनॉमी से खर्च करें। इकोनॉमी मतलब क्या, एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हापाजाटली खर्च कर दिए। हाँ, जब पब्लिक सर्विस परफॉर्म कर रहे होंगे, पब्लिक सर्विस, तो उस समय कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के बीच में भी। नो डिस्क्रिमिनेशन, जानते हो किसकी, ऑन द बेस ऑफ RRSCP, करेक्ट, यानी कि रेस, रिलीजन, कास्ट और सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बेसिस पे गलती से भी नहीं होना चाहिए। समझ गए ना। तो ये पब्लिक सर्विस बिल है तुम्हारा, और इसमें और भी बहुत सारा चीज़ बताया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ बताया गया, जैसे पैट्रोटिज्म को भी मेंटेन करके रखना होगा। एक सिविल सर्वेंट से बेस्ट पैट्रोटिक कोई हो ही नहीं सकता है, समझे ना। नेशनल प्राइड को लेकर चलना होगा, नेशनल प्राइड। इसलिए हम सॉवरेनिटी ऑफ दिस कंट्री का बात करते हैं, करेक्ट। हमें ऑब्जेक्टिविटी, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, हमें ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करके चलना होगा, हमें इम्पार्शलिटी को मेंटेन करके चलना होगा, हमें एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी को फॉलो करना होगा। समझ गए ना। इस चीज़ को लिख लो। उसके बाद हम बात करेंगे सिविल सर्विस वैल्यूज क्या क्या होते हैं। जहाँ तक सवाल है सिविल सर्विस वैल्यूज़ का, जो कि तुम्हारा सिलेबस का हिस्सा है, पार्ट है, सिविल सर्विस वैल्यूज़। देखो, सिविल सर्विस वैल्यूज़ दो टाइप के हो सकते हैं, या फिर सिंपल वैल्यूज़ दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ कैन बी टू टाइप। फर्स्ट वन इज योर गोल और एंड ओरिएंटेड। ये सिंपल वैल्यूज का है जी, और यही वैल्यूज सिविल सर्विस में भी आएगा। कोई भी वैल्यूज को हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक एंड ओरिएंटेड या फिर गोल ओरिएंटेड, जो हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं, और एक क्या है तुम्हारा प्रोसेस, यानी कि जर्नी में क्या क्या चाहिए हमें, प्रोसेस और मीन्स ओरिएंटेड। ओरिएंटेड मतलब क्या होता है, झुकाव। अब किस टाइप का हमें चाहिए, जैसे मान लो कि एंड में जब कोई चीज़ तुम कर रहे हो, तो एंड में तुमको नजर आना चाहिए क्या हमने जस्टिस दिया। समझ गए, क्या हमने जस्टिस दिया, क्या हमने सोशल जस्टिस दिया, क्या हम इकोनॉमिक जस्टिस दिए, क्या हम पॉलिटिकल जस्टिस दिए। क्योंकि जस्टिस एंड प्रोडक्ट है कि नहीं है, न्याय मिलना एंड प्रोडक्ट है कि नहीं है। न्याय सही मिला तो यस यू हैव गुड गोल ओरिएंटेड वैल्यूज, यानी कि इसका मतलब क्या कि आपका एंड जो ओरिएंटेड वैल्यूज है बहुत अच्छा है, आपने जस्टिस दिया। यदि मैं प्रोसेस और मीन्स ओरिएंटेड कहूं, तो जैसे एग्जांपल है सिंपैथी, एम्पैथी। अब तुम्हारे अंदर सिंपैथी नहीं है, एम्पैथी नहीं है, तो तुम कैसे लोगों के साथ डील करके और उसको तुम जस्टिस दोगे। तो ये तुम्हारा बीच का रास्ता हुआ कि नहीं हुआ। वो ये कहने का मतलब क्या कि कोई वैल्यूज जो आपके प्रोसेस में काम करें, और कोई वैल्यूज क्या है कि आपके एंड रिजल्ट में काम करे। तो एंड रिजल्ट जस्टिस एंड रिजल्ट होगा, है कि नहीं है। सिंपैथी एम्पैथी ये तुम्हारे पास होगा तभी ना तुम लोगों को उस तरह देख पाओगे, तो तुमको प्रोसेस में काम देने वाला चीज़ है। तो कोई भी वैल्यूज को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक गोल ओरिएंटेड
और एक तुम्हारा प्रोसेस ओरिएंटेड, यानी कि तुम्हारा मीन्स ओरिएंटेड, जर्नी ओरिएंटेड। समझ गए ना? तो वैल्यूज एज यू नो डैट, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं है? याद करो, बताए थे क्या होता है वैल्यूज, बताओ। हाँ, गाइडिंग प्रिंसिपल्स है कि नहीं है? यही वर्ड था ना जी, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जो हमें गाइड करता है। वही बिल्कुल आइडिया, जब हम जिसको हम रखते हैं अपने अंदर, हाँ लंबे समय तक, क्योंकि हम उसको जानते हैं कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसी को रखते हैं हम। ठीक है, तो एक तरह से हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल्स और बहुत इम्पॉर्टेंट है जी, इसका बता दिया हूँ मैं। हाँ, इसमें मैं बात करना चाहूँगा, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोलन कमेटी का बात आएगा, जो कि तुम लोगों को बता चुका हूँ बहुत पहले ही, याद आया कौन? हाँ, नोलन कमेटी का बात आएगा यहाँ पे। नोलन कमेटी, यस सुनील, यू नो नोलन कमेटी के बारे में? यस, तो बहुत पहले मैंने क्लास में पढ़ाया है। नोलन कमेटी में क्या है कि यस यू हैव टू फॉलो द 7 थिंग्स, आपको 7 चीज बहुत फॉलो करना होगा, डेट इज कॉल्ड नोलन। यही यूके वाला जो था, याद आया ना? तुम लोग को डिजिटली भी पढ़ाया गया था। सेल्फलेसनेस, जब आप कोई चीज़ करो तो सेल्फलेसनेस होना चाहिए। सेकेंड वन इज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिखा दे रहा हूँ फिर से। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ वन इज अकाउंटेबिलिटी, कोई भी चीज़ करो तो उसके लिए अकाउंटेबल रहो, अकाउंटेबिलिटी। फिफ्थ वन इज ओपननेस। Sixth one is your honesty, and last one is your leadership. लीडरशिप इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। अब देखो 2 वर्ड पे मैं बात कर दूं, सब तो जान ही रहे हो कि इंटीग्रिटी क्या है, इसको मैं फिर से अलग से बता देता हूं ताकि लोगों को कन्फ्यूजन होता है। देखो इंटीग्रिटी मतलब क्या है कि बीइंग सुपर ऑनेस्ट, इसका मतलब है सुपर ऑनेस्ट होना, प्लस स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज, स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज एंड नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, चेंज नहीं होगा, ये रहेगा तुम्हारे अंदर। इसलिए कहते हैं कि इसी से तुम्हारा दूसरा वैल्यूज डिजाइन होता है। यह है तुम्हारा क्या है कि सुपर ऑनेस्ट होना और स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज को अपने अंदर रखना, और वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, डेट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। हाँ, जहाँ तक सवाल है ऑब्जेक्टिविटी का, तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि हम फैक्ट से चेक करेंगे, वर्क ऑन फैक्ट, हम फैक्ट से काम करेंगे, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बिलीव एंड फीलिंग्स या इमोशन। कई बार होता है ना, हम फीलिंग से बह जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे जज, देखो जज बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी होते कि नहीं होते, ऑब्जेक्टिविटी होते कि नहीं होते उन लोग के अंदर। कोई भी देखते हैं तो पहले का पूरा निकालते हैं कि पहले प्रीवियस वर्डिक्ट क्या दिया गया है, एक एक चीज़ देखा जाता है, उसके बाद डिसीजन दिया जाता है। नहीं तो आदमी को छोड़ दोगे तो इमोशन से काम करेगा तो कहाँ काम चलेगा फिर। यानी कि वर्क ऑन द बेस ऑफ फैक्ट, फैक्ट जो है उसी के बेसिस पर काम करना। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या फीलिंग्स है, उससे यदि तुम इन्फ्लुएंस हो जाओगे तो यू विल टेक रॉन्ग डिसीजन, गलत डिसीजन ले लोगे। समझ में आया ना ये चीज़? देखो अब बाकी चीज़ मैं बता चुका हूँ, ये सब चीज़ के बारे में, लीडरशिप, ओपननेस, इसके बारे में मैंने डिफाइन किया होगा शायद उस क्लास में, किया था उस क्लास में, उस क्लास में मैं कर चुका हूँ मैं तुम लोग को। बोलो क्या होता है अकाउंटेबिलिटी, क्या होता है अभिषेक? अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? हाँ बिल्कुल, आंसरेबल, हाँ बहुत अच्छा। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है फिर तब? हाँ, यानी कि अकाउंटेबिलिटी टच करता है ट्रांसपेरेंसी को, है ना। यदि कोई अकाउंटेबल है तो वो ट्रांसपेरेंट भी है, कह सकते हो, बिल्कुल कोई छुपा के नहीं करने वाला चीज़। वही ओपननेस है, ट्रांसपेरेंसी ओपननेस है, कह सकते हैं हम लोग। लीडरशिप यू नो डैट, ऑनेस्टी जानते ही हो, है ना। ऑब्जेक्टिविटी, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता था, हम बता दिए। सेल्फलेसनेस मतलब क्या है कि बिना वेस्टेड इंटरेस्ट का, समझे ना। या 2-3 बता दिए थे तुम लोग को कि एडमिनिस्ट्रेटिव सुपीरियर से बिना डरे हुए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बिना घबराए हुए,
है ना, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट के बिना हम यदि कोई काम को अंजाम दे रहे हैं तो वो सेल्फलेसनेस सर्विस है। जैसे बापू ने इस देश के लिए जो किया है वो सेल्फलेस सर्विस है कि नहीं है? बहुत सारे लोग सेल्फलेस सर्विस करते हैं, जैसे मदर टेरेसा हो गई, वो सेल्फलेस सर्विस है। तो सिविल सर्विस का हमने एक क्या बताया, एक वैल्यूज, और वैल्यूज में हम बताए हैं तुम लोग को कि नोलन कमिटी। उसी तरह एक और है कमिटी, वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज OECD कमिटी। OECD पता है तुम लोग को, कंट्रीज है और बहुत तरह चीज़ का डिजाइन करता है, वो बहुत कुछ देता है दुनिया को। करेक्ट? करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हो समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। तो यानी कि OECD का भी कुछ रिकमेंडेशन है, और गजब बात है कि OECD के बेसिस पे ना बहुत सारे कंट्री ने लागू किया है। बेस्ट एग्जांपल कनाडा। तो पहले तो OECD का फुल फॉर्म लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। करेक्ट? देखो, तो इन्होंने OECD कमेटी जो बना था, कमेटी कह सकते हो, 1998 में रिकमेंडेशन दिया था। इसमें ये क्या कहते हैं OECD, ये कहते हैं कि देखिए वैल्यू जो चीज़ है ना, ये 3 जगह से आता है। एक है सोसाइटी से, एक है डेमोक्रेसी से, और एक है तुम्हारा प्रोफेशन से। यहाँ वैल्यूज को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। समझ गए ना? ये 3 लिस्ट इन्होंने बना दिया। अब इस पे भी बात करेंगे हम लोग, नो डाउट। अब जैसे एग्जांपल देखो कि हर कंट्री में, हर सोसाइटी में कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ रहते हैं। करेक्ट? कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ रहते हैं, कुछ न्यू वैल्यूज़ होते हैं, है कि नहीं है? बताओ, हमारे कंट्री में भी कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हम लेके चल रहे हैं, कोई न्यू वैल्यूज़ लेके चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द थिंग्स। तो ये सभी चीज़ किसके लिए बताया गया? OECD, ये सब चीज़ पब्लिक सर्विस के लिए बताया जा रहा है। ये देखो ऊपर है टॉपिक, सिविल सर्विस। सिविल ब्यूरोक्रेसी में किस तरह का वैल्यूज होना चाहिए? तो एक नोलन कमेटी देख लिए रिपोर्ट, एक OECD कमेटी का देखोगे, ये 1998 में रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया था। इसमें कहा कि देखिए ये वैल्यूज होते हैं, वैल्यूज 3 तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, एक सोसाइटी से, एक डेमोक्रेसी से, एक प्रोफेशन से। सोसाइटी में क्या होता है? ट्रेडिशनल वैल्यूज प्लस न्यू वैल्यूज, ये सभी चीज़ जो चाहिए सिविल सर्विस के लिए, समझे ना? ये होना चाहिए। और उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि मैं बात करूं तुम लोग को, हाँ, प्रोफेशंस वैल्यू। यदि मैं प्रोफेशन वैल्यू की बात करूं तो सर्विस माइंडेडनेस, यानी कि सर्विस का दिमाग होना चाहिए ना उसके पास। अब सर्विस कुछ कर रहा है, दिमाग क्रिकेट खेलने वाला है, तो काम चलेगा? दिमाग का कंसुने होना, सर्विस के हिसाब से दिमाग होना चाहिए ना, है ना? ब्यूरोक्रेट का दिमाग ब्यूरोक्रेट की तरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हंसी मजाक वाला है तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं है? ये पूरी तरीके से सिटीजन सेटिस्फेक्शन का बात करना होगा इसको, कैसे हम सिटीजन को खुश रखें। तो इस तरह का प्रोफेशन में वही वैल्यूज होना चाहिए इन लोग। इसका डेमोक्रेसी का तो जान ही रहे हो कि डेमोक्रेसी का बहुत सारा चीज़ होना चाहिए। डेमोक्रेसी का जो मैं बता चुका हूँ वहाँ पे, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ OECD का रिपोर्ट से ना कनाडा ने अपने कंट्री में लागू किया। ठीक है, कनाडा ने अपने कंट्री में लागू किया, क्या लागू किया? वैल्यूज एंड कोड, एथिक्स कोड, वैल्यूज एंड एथिक्स कोड 2003। ठीक है, कनाडा ने अपने कंट्री में OECD का रिकमेंडेशन को माना। ठीक है, और इसने कहा कि देखिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज बहुत जरूरी है एक सिविल सर्विस के लिए। समझ गए ना? तो ये कहते कि यस, पब्लिक सर्विस को लिए, पब्लिक सर्विस को ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। वही चीज़ बार बार रिपीट होगा। और ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पार्शियल एडवाइस होना चाहिए, इम्पार्शियल एडवाइस टू पॉलिटिशियंस। अब पॉलिटिशियंस को क्या करते हैं लोग? पॉलिटिशियन को बहुत ही अलग एडवाइस दे देते हैं। तो पॉलिटिशियन से ना डरना चाहिए, ना घबराना चाहिए।
क्योंकि यदि ब्यूरोक्रेट घबरा जाएगा पॉलिटिशियन से तो पॉलिटिशियन गंदा यूज़ कर लेगा उसका। उस दिन हम बता रहे थे कि IPS के बारे में तुम लोग को, नवनीत के बारे में, नवनीत जी के बारे में, वो डरते नहीं है पॉलिटिशियंस। और ऐसे तो इसलिए जब डरते नहीं है तो पॉलिटिशियन भी उसको ज़्यादा प्ले नहीं करेगा, सोचेगा कि अलग टाइप का है आदमी। क्योंकि आखिर तुम संविधान से पावर ड्रॉ करके गए हो ना वहाँ पे, पॉलिटिशियन थोड़ी तुमको बनाया है। तुम तो संविधान को पढ़े हो, जो संविधान ने तुमको प्रोविजन दिया उस हिसाब से गए हो। इवन पॉलिटिशियन भी तो संविधान से ही बना है, संविधान से ऊपर तो कोई है नहीं। तो यही बोला कि इम्पार्शियल एडवाइस दीजिए आप पॉलिटिशियंस को, ठीक है, यानी कि मिनिस्टर सबको। और दूसरी बात ये है कि हाँ पब्लिक सर्विस का यदि मैं बात करूं तो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक, इसमें कहा गया कि देखिए जैसे कि यहाँ पे कहा गया डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होना चाहिए, प्लस योर प्रोफेशनल वैल्यूज़ होना चाहिए। देखो यही चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, एथिकल वैल्यूज़ होना चाहिए और पीपल वैल्यू होना चाहिए। अब पीपल वैल्यू है ही नहीं तो कहाँ से काम करेगा फिर। तो जब OECD का रिकमेंडेशन कनाडा वाला गवर्नमेंट माना, इस चीज़ को लागू किया अपने ब्यूरोक्रेसी में, तो ये 4 चीज़ पे फुल फोकस किया उसने। वैल्यूज़ ऐड कर देना, पीपल वैल्यूज़ होना चाहिए, एथिकल वैल्यूज़ होना चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होना चाहिए, प्रोफेशनल वैल्यू होना चाहिए। समझ गए ना। जहाँ तक सवाल है प्रोफेशनल वैल्यूज़ का, तो देखो यहाँ पे मैंने बता ही दिया है। मैं यदि मैं कनाडा के हिसाब से बताऊँ, क्योंकि अलग अलग कंट्री का अलग अलग सिचुएशन रहेगा, अपने हिसाब से चीज़ों को डिफाइन करेगा। वहाँ हम उस कंट्री से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा भी स्ट्रॉन्ग सेंटर है, उसका भी स्ट्रॉन्ग सेंटर है। क्वाजी फेडरलिज्म का जो बात करते हैं हम कनाडा से ही लिए हैं, ये भी हमको समझना होगा। तो यदि मैं प्रोफेशनल वैल्यूज़ का बात करूँ तो इसमें बोला गया कि यह सर्विंग विथ कॉम्पिटेंस, यानी कि पूरा कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करना, एक्सीलेंस से काम करना, कोई भी लाग लपेट नहीं, अच्छे से काम करना, पूरा एफिशिएंसी से काम करना, और पूरा ही तुम्हारा ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना, एंड प्लस इम्पार्शियलिटी की तरह काम करना। तो प्रोफेशनल वैल्यूज ये होता है, समझे ना। हाँ, कनाडा में बहुत सारा और भी चीज़ है। जहाँ तक सवाल है एथिकल वैल्यूज़ का, तो इसमें कहते हैं कि यस आप एथिकल वैल्यूज़ ऐसा फॉलो करो कि पब्लिक ट्रस्ट ना ये बना रहे, लोगों का ट्रस्ट ना आपके ऊपर रहे, यानी वही कम्युनिटी पुलिसिंग। लोगों से भी आप पूछ रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, पीपल वैल्यूज़ जान ही रहे हो। पीपल वैल्यूज़ का मतलब क्या है? रेस्पेक्ट फॉर पीपल, ह्यूमन राइट्स, रेस्पेक्ट फॉर पीपल, पीपल को रेस्पेक्ट करना, है ना। सभी के लिए प्यार हो, हाँ, पूरी तरीके से कम्युनिकेशन विथ पीपल, पीपल के साथ अच्छा कम्युनिकेशन होना। तो ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये कनाडा का है, हम बहुत कुछ यूज कर सकते हैं अपने कंट्री में। क्या हमारा कंट्री भी अलग थोड़ी है, सभी रिलेटेड है एक दूसरे से, समझ रहे हो ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें पब्लिक स्क्रूटनी होगा, ठीक है, जैसे कि इसका कहोगे तो यस देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी, आपका आलोचना या आपका चेक रेक होगा, इसलिए बी स्ट्रांग फॉर डैट। यानी कि आप अकाउंटेबिलिटी के लिए पूरा तैयार रहो, अपने अकाउंटेबिलिटी के लिए। ये नहीं कि हम ब्यूरोक्रेट्स हैं तो हमें सबसे ऊपर है, ऐसा नहीं है। हर समय पब्लिक स्क्रूटनी होगा। और आपको जो भी लॉ, आप जो भी सर्विस डिस्चार्ज करते हो, सर्विस डिस्चार्ज करना है एज पर द लॉ, एज पर द लॉ, लॉ के हिसाब से सर्विस डिस्चार्ज करना, अपने हिसाब से नहीं करना है। ये सभी चीज़ है। यहाँ पे लोग का कम्युनिकेशन हो प्लस पार्टिसिपेशन हो, कम्युनिकेशन प्लस पार्टिसिपेशन लिख दो, पार्टिसिपेशन विद द पीपल, ताकि पीपल को भी लगे कि यस आई एम ऑल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर इन दैट प्रोसेस। पीपल को जैसे फॉरेस्ट का निर्णय ले रहे हो बिना फॉरेस्ट, है ना, पीपल के, तो कैसे होगा फिर, कैसे जस्टिस का बात करोगे तुम। तो ये सभी चीज़ है कनाडा का वैल्यूज एंड एथिक्स कोड, उसे हम भी सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। समझ गए ना। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, इतना ही बताना था मुझे, बंद कर दो।